एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के बैच 2023 के हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हमने हिंदी के गद्य के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए थे। अब हम हिंदी काव्य के 20 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, क्योंकि 5 गद्य से आता है और 5 काव्य से आता है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, उसके बाद से अपनी एक कॉपी में लाइन से प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। देखिए हम इसीलिए छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर इन प्रश्नों को लेके आ रहे हैं, ताकि एक साथ अंतिम में क्या होता है कि लास्ट में जब बच्चे कहते हैं सर भेजिए तो मैं 100 भेजता हूँ, 100 भेजेंगे, 100 से कम है तो बात होगी नहीं, तो सर कहेंगे 100 बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 20-20 करके याद करते हैं, 20 अभी आप गद्य के याद किए होंगे तब तक पद्य के आ गए, तो गद्य के याद किए 20 तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 याद करना बहुत बड़ी बात नहीं, और 20 पद्य के कर लेंगे तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसे 20-20 करते जाएंगे तो 100 याद कर लेंगे तो बड़ी बात नहीं है, और फिर इसको रिवाइज करते रहेंगे। अभी आपका एग्जाम मार्च में है, हम अभी से ही आपको इसीलिए देना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। परचम गुरुकुल का ही फहराना चाहिए 2023 की परीक्षा में। चलिए बच्चों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माने जाते हैं। पूछ रहा है कि पहला प्रश्न तो यही कि हिंदी साहित्य बोल दे कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। लो भैया, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे मानेंगे? तो देखो जो सरहप्पा है ना, वो हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। कौन सर? जो सरहप्पा हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। यही हमारा उत्तर सही रहेगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। एक मान लीजिए सरहप्पा दे दिया, एक द्विवेदी दे दिया, एक हजारी प्रसाद दे दिया, एक आपको कुछ भी दे दिया। 4 अगर आपको दे दिए तो उसमें से जो सरहप्पा है वो लगाने होंगे कि सरहप्पा जो है वो कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। चलिए सर, हो गया। अब पूछ रहा है नई कविता युग की रचना है। अब नई कविता युग की रचना कौन सी है? पूछ रहा है आपसे कि जो नई कविता युग है उसकी रचना कौन सी है। तो खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि नई कविता युग की रचना कौन सी है। तो खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। फिर से सुन लीजिएगा, पूछ रहा है कि खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। तो जो खुशबू के शिलालेख है वो नई कविता युग की रचना है। क्या सर? जो खुशबू के शिलालेख हैं वो नई कविता युग की रचना है। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? तो खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? तो खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पूछ रहा है कि आपसे कि तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। याद रखिएगा, पूछ रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो सर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। चलिए भाई, अच्छा बुक में आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन भी रहता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट आंसर ऐड किया है। ठीक है, आंसर अगर याद रहेगा तो आंसर भूलेंगे भी तो ऑप्शन देख के आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, लेकिन याद हमें आंसर ही करना, ऑप्शन नहीं। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है। मतलब 4 ऑप्शन देंगे, कौन सी है। तो कवि वचन जो सुधा है वो किसकी पत्रिका है? सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। बहुत बढ़िया बच्चों, ब्यूटीफुल। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकृति है। पूछ रहा है कि रीतिकाल जो है, जैसे रीतिकाल की बहुत सी प्रकृति है, सिंगारिता हुई, आश्रयदाता राजाओं का वर्णन हुआ। तो पूछ रहा है कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर 2-3 प्रवृत्ति आपको दी रहेगी, आपको लगाना होगा सिंगारिता पे। जो सिंगारिता है वो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रवृत्ति है। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, पूछ रहा है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। जो पृथ्वीराज रासो है उसका रचना काल कौन सा है। तो सर पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीर गाथा काल। पूछ सकता है इसके लेखक कौन है। तो चंद छंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद छंद बरदाई इसके लेखक है। और रचना काल कौन सी है? तो सर वीर गाथा काल इसकी रचना काल है। पूछ रहा है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख लेखक है। अब देखिए शाखाएं भक्ति काल को कितनी भागों में बांटा गया है? सर 2 भागों में, एक कृष्णाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी और एक रामाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी और एक ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो प्रेम में तो फिर
पूछ रहा है आपसे कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसके कवि कौन है, तो कबीरदास जी जो हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कामायनी की प्रथम सर्ग का नाम क्या है। जो कामायनी है उसकी प्रथम सर्ग का नाम क्या है, तो सर कामायनी की प्रथम सर्ग का नाम क्या है, चिंता है। कामायनी की प्रथम सर्ग का नाम क्या है, तो सर कामायनी की प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। फिर देखिए आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो सुकुमार कवि हैं किसके, तो सर प्रकृति के। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। पूछ रहा है कि जो राम की शक्ति पूजा है उस कविता के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका नाम है। ये क्या है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 20 करेंगे हम लोग डेली नहीं, मतलब जब भी आएंगे 20 ही आएंगे। डेली करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न नहीं भी, एग्जाम आपको बहुत दूर है, तो मतलब 5 दिन पे एक बार आते रहेंगे 20, और आपको उसको नोट करके रिवाइज करते रहना है। चलिए विनय पत्रिका किस काल की रचना है। पूछ रहा है आपसे कि अब जो विनय पत्रिका है वो किस काल की रचना है, तो सर जी विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। विनय मतलब विनती, और विनती हम लोग किसके सामने करते हैं, ईश्वर के सामने, और उसे हम क्या करते हैं, भक्ति। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि जो विनय पत्रिका है वो किसकी रचना है, तो सर जी जो विनय पत्रिका है वो भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। फिर पूछ रहा है छायावाद की विशेषता, वहां पे आपसे पूछा था रीति काल की विशेषता, तो छायावाद की विशेषता क्या है, सौंदर्य और प्रेम छायावाद की विशेषता है। रीति काल की सर्वाधिक विशेषता थी सिंगारिता, और छायावादी की विशेषता क्या है, तो प्रकृति, तो क्या है, सौंदर्य और प्रेम छायावादी की विशेषता है। निम्नलिखित में से हरिऔध की रचनाएं, पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित में से हरिऔध की, मतलब 4 ऑप्शन है यहाँ पे, और हरिऔध जी की रचना कौन सी है, तो जो अनद है बच्चों, अनद हरिऔध जी की रचना नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिऔध जी की नहीं है। ठीक है, तो अनद जो है वो हरिऔध जी की रचना नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए निम्नलिखित में से एक चप्पू काव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से एक चप्पू काव्य है, तो यशोधरा एक चप्पू काव्य है। ऐसे प्रश्न आपको 1-2 ही मिलते हैं बहुत मुश्किल से निम्नलिखित में से, और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक चप्पू काव्य है, तो जो यशोधरा है वह एक चप्पू काव्य है। पूछ रहा है फिर 15 अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि कौन हैं, तो जो ईश्वर दास हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। ध्यान देंगे, पूछ रहा है कि अष्टछाप के कवि कौन हैं, तो जो ईश्वर दास हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो कौन सा, तो देखिए पृथ्वीराज रासो, और इसकी रचना क्या है, वीर गाथा काल, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, और इसके लेखक कौन है, चंद बरदाई की रचना है। ठीक है, छंद बरदाई इसको बोलते हैं, चंद बरदाई की रचना है। कौन सी, पृथ्वीराज रासो, और इसकी वीर का मतलब किस काल की रचना है, तो सर जी वीर गाथा काल की रचना है। छायावाद की विशेषता क्या है, फिर अभी आप पीछे पढ़ के आए थे, बार बार ये पेपर में रिपीट हुआ होगा इसलिए इसमें रिपीट हो गया है, सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की विशेषता क्या है, सौंदर्य और प्रेम। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो परशुराम की प्रतिज्ञा जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना क्या है, परशुराम की प्रतिज्ञा। फिर आपसे पूछ रहा है तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। पूछ रहा है आपसे क्या कि तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो 1959 तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो सर तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1959 है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट, कामायनी में सर्गों की संख्या क्या है। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसको आप बढ़िया से नोट कीजिएगा जैसे मैंने नोट किया था, और फिर लर्न कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। चलिए अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा उससे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और
केमिस्ट्री के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो, यहाँ पे पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए और यहाँ इसको ध्यान से लर्न कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।